अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपकी सेकंड एचओडी में आपको खुशामदीद कहते हैं। ये आप इस एचओडी में अब आपका इस्लामियात का पोर्शन है जो कि आपने डे 6 से स्टार्ट करना है। तो आइए अब हम अपने सबक की जानिब चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम सूरतुल काफिरून पढ़ेंगे। आपको मैं पढ़ाऊंगी, आपने इसको मेरे साथ साथ पढ़ना है, इसको याद करना है। याद करने का शेड्यूल कुछ इस तरह होगा कि जो आपके 5 वर्किंग डेज हैं, आपने ये सूरत इन 5 दिनों में मुकम्मल तौर पर याद करनी है और इसको याद करने के बाद बार बार दोहराना है। और उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो लास्ट टाइम हमने सूरत पढ़ी थी सूरतुल कुरैश, ठीक है, आपने उसको भी एक बार दोहरा लेना है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं सूरतुल काफिरून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल या अय्युहल काफिरून। क़ुल या अय्युहल काफिरून। ला अअबुदु मा तअबुदून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदूना मा अअबुद मा अअबुद वला अंतुम आबिदूना मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदूना मा अअबुद वला अंतुम आबिदूना मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिया दीन। लकुम दीनुकुम वलिया दीन। एक मरतबा मैं ये पूरी सूरत दोबारा पढ़ देती हूँ। आपने इसको हिस्सों में तकसीम करके रोज़ाना याद करना है। 5 दिनों के अंदर इसको मुकम्मल करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल या अय्युहल काफिरून। ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदूना मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदूना मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिया दीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी स्टूडेंट्स, हमने आज यूनिट नंबर 4 शुरू करना है और वो है पिलर्स ऑफ इस्लाम, ज़कात। ठीक है, तो ज़कात के बारे में पढ़ेंगे हम और इसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। आप ऐसा मेरे साथ साथ पढ़ें। यू नो दैट देयर आर 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम। You already know about Tawheed, Namaz and Roza. Here we will learn more about Zakat, the third most important pillar of Islam. The third most important pillar of Islam. आज हम ज़कात के बारे में पढ़ेंगे जो कि इस्लाम का तीसरा बहुत बुनियादी
रुकन है। ज़कात, ज़कात इज द कंपल्सरी चैरिटी which all well-to-do Muslims must give। यानी ज़कात एक लाजमी चैरिटी है जो कि बहुत अच्छे खुशहाल मुसलमान उसको देते हैं। They must give 2/1/2%, यानी 2.5% from their annual savings as zakat to the poor and needy Muslims, such as those who cannot live on their daily wages। यानी उनको देना चाहिए 2.5% उनकी एनुअल सेविंग पे ज़कात देते हैं उन पुअर गरीब और नीडी मुस्लिम्स को जो कि अपनी डेली वेजेस पे काम उनकी अपनी बुनियादी ज़रूरियात जो हैं वो पूरी नहीं कर सकते। अल्लाह हैज़ ऑर्डर्ड all Muslims to pay zakat। The Quran says in Surah Al-Ahzab, and stay in your houses and do not display yourselves like that of the times of ignorance and perform salat and give zakat and obey Allah and his messenger the holy prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी इसका मतलब है कि कुरान सूरह अहज़ाब में अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि अपने घरों में ठहरे रहो और अपनी आप नुमाइशें ना करते रहो अपनी दौलत की जिस तरह के ज़माने जहालियत में करते थे, और नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो और अल्लाह की फरमाबरदारी करो और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी फरमाबरदारी करो। ज़कात मीन्स द एक्ट ऑफ प्योरीफाइंग का मतलब है पाक करना। बाय गिविंग ज़कात एज ऑर्डर्ड बाय अल्लाह, Muslims purify not only their wealth but also their souls। यानी इसका मतलब है एक्ट ऑफ प्योरीफाइंग का है, ये एक यानी पाकीज़ा होने का अमल है ज़कात, और इससे अल्लाह ताला के ऑर्डर को ओबे करते हुए मुसलमान ना सिर्फ अपनी दौलत को प्योरीफाई करते हैं, पाक करते हैं, बल्कि अपनी रूहों को भी पाक करते हैं। यानी रूहों के अंदर जो दौलत की हवस, दौलत से मोहब्बत बसी होती है, ज़कात उससे इंसान को पाक कर देती है। देयर आर मैनी पीपल who do not even have a home to live in or get a decent meal। यानी वो सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास अपना घर भी नहीं होता और ना ही वो अपनी खुराक हासिल कर सकते हैं उम्दा तरीके से। they can hardly meet their daily expenses। यानी वो अपनी रोजमर्रा ज़रूरियात बड़ी मुश्किल से पूरी करते हैं। many cannot afford the marriage expenses of their children or their education। some cannot afford to pay medical bills। यानी कुछ ऐसे होते हैं जो कि अपने बच्चों की शादी के अखराजात पूरे नहीं कर सकते, और या उनकी तालीम के अखराजात पूरे नहीं कर सकते, या अपनी जो मेडिकल बिल्स हैं यानी अस्पतालों के खर्चे पूरे नहीं कर सकते। दीज आर द पीपल दैट ज़कात कैन हेल्प। इट मीन्स कि दीज आर द पीपल दैट ज़कात कैन हेल्प, यानी ये वो लोग हैं जिनकी ज़कात से मदद की जा सकती है। ज़कात कैन आल्सो बी गिवन टू इंस्टीट्यूशंस दैट प्रोवाइड
हेल्थ केयर एंड एजुकेशन टू द पुअर। ठीक है, ज़कात जो है उन इंस्टीट्यूशन को भी दी जा सकती है जो कि गरीबों को सेहत और तालीम की सहूलतें फराहम करते हैं। आल्दो ज़कात कैन बी गिवन एनी टाइम, बट इट इज इन द मंथ ऑफ रमज़ान द मोस्ट वेल टू डू पीपल पे ज़कात। ज़कात साल के किसी भी टाइम दी जा सकती है, लेकिन रमज़ान के महीने में बहुत से लोग ज़कात देते हैं। बैंक्स आल्सो डिडक्ट इट फ्रॉम सेविंग्स ऑफ अकाउंट होल्डर्स एंड द अमाउंट देन गोज टू द ज़कात फंड फॉर द गवर्नमेंट टू डिस्ट्रीब्यूट। बैंक भी ज़कात काटते हैं अकाउंट होल्डर से, और ये रकम जो है वो गवर्नमेंट के ज़कात फंड में चली जाती है। ड्यूरिंग रमज़ान मैनी पीपल एंड organizations appeal for zakat. As you must have seen many advertisements in newspapers and on television channels. आपको आपने देखा होगा कि रमज़ान के महीने में बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो न्यूज़पेपर में और टीवी चैनल पर ज़कात देने का कह रही होती हैं। एवरीवन इज मोटिवेटेड टू हेल्प द नीडी एंड इट इज द स्पिरिट ऑफ इस्लाम दैट मेक्स देम डू दिस। आपको थोड़ा सा ये ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन आप 4 क्लास के बच्चे हैं तो ज्यादा नहीं है। मेरे पीछे पीछे इसकी रीडिंग कीजिए, क्योंकि जो रिटन वर्क है वो बहुत थोड़ा है। इसकी रीडिंग एक दफा नहीं बार बार करनी है, और इसको रोक रोक के इसकी रीडिंग करनी है। और इसके बाद आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन होगा जो आपने अपनी नोटबुक पे लिखना और उसको याद करना होगा। जी स्टूडेंट, अब एक ही क्वेश्चन है जो अपनी नोटबुक पे लिखना है और उसको याद करना है आपने। व्हाट इज ज़कात? व्हाट इज ज़कात? इस पूरे चैप्टर में बस एक ही क्वेश्चन था, इसलिए ये चैप्टर हमने आपको पढ़ा दिया है, और ये बहुत ही छोटा सा चैप्टर था। उसको आप पढ़ें और आप इसका क्वेश्चन लिखें। व्हाट इज ज़कात? आंसर: ज़कात इज द कंपल्सरी चैरिटी। ज़कात इज द कंपल्सरी चैरिटी। ज़कात इज द कंपल्सरी चैरिटी which all well-to-do Muslims must give. Which all well-to-do Muslims must give. They must give 2.5% from their yearly savings to needy as zakat. They must give 2.5% from their yearly savings to needy as zakat. बस ये क्वेश्चन है जो आपने अपनी नोटबुक पे लिखना और उसको याद करना है। स्टूडेंट्स, ये आपकी सोशल स्टडीज की बुक है, सोशल स्टडीज न्यू ऑक्सफोर्ड सोशल स्टडीज फॉर पाकिस्तान 4th एडिशन है। आपको ये बार बार किताब दिखाने का मकसद ये भी है कि आप लोगों में से कुछ बच्चे, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिन्होंने पुराना एडिशन ले लिया होता है और फिर उसमें वो चीज़ नहीं होती जो हम पढ़ा रहे होते हैं, फिर वो शिकायत कर रहे होते हैं कि ये तो सबक इसमें है ही नहीं। तो इसलिए किताब आपको दिखा रहे हैं कि ये वाली किताब हम आपको पढ़ा रहे हैं। स्टूडेंट्स, आप आज यूनिट 1 का चैप्टर 2 पढ़ेंगे मेरे साथ, और यूनिट 1 के चैप्टर 2 का जो टॉपिक है वो है आवर कंट्री। पेज नंबर 8 पे है ये। आप मेरे साथ साथ पढ़ें, मैं आपके सामने इसको पढ़ रही हूँ और आप 4 क्लास हैं और अब आपको यकीनन इसको पढ़ना आएगा, लेकिन फिर भी आप इसको मेरे पीछे पीछे पढ़ेंगे और मैं आपको इसे पढ़ाऊंगी। और ये चैप्टर बहुत बड़ा है, बहुत ही लेंथी चैप्टर है, तो इसका कुछ सिलेक्टेड पोर्शन जो है वो हम आपको पढ़ाएंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स करवाएंगे। तो पढ़िए। आवर कंट्री इज ब्यूटिफुल, इट हैज a variety of natural features.
It has a variety of natural features from 7 of the world's highest mountains in the north to long stretches of beautiful coastline and beaches in the south. In the north, there are high mountains with snowy peaks, glaciers, fresh mountain streams, bubbling waterfalls, and clear icy lakes. There are deep valleys and steep rocky ridges. It is very cold there. इसका मतलब क्या है कि आवर कंट्री इज ब्यूटीफुल. इसको गौर से आप सुन लें. आवर कंट्री इज ब्यूटीफुल. हमारा मुल्क बहुत खूबसूरत है. It has a variety of natural features from 7 of the world's highest mountains in the north to long stretches of beautiful coastline and beaches in the south. यानी इसके पास बहुत ही हर किस्म की वैरायटी पाई जाती है कुदरती नज़ारों की. जो फितरी नज़ारे हैं उसमें दुनिया के 7 बुलंद तरीन पहाड़ी सिलसिलों में से एक पहाड़ी सिलसिला शुमाल की तरफ है, और इसी तरह ब्यूटीफुल कोस्ट लाइन है, यानी साहिल है बहुत खूबसूरत, और साहिल समंदर है वो साउथ की तरफ है. और नॉर्थ में हाई माउंटेन्स भी हैं, स्नोई पीक्स भी हैं, यानी बर्फ़ पोश पहाड़ियाँ हैं, ग्लेशियर्स हैं, और नदी बहुत ही खूबसूरत नदियाँ हैं, और वाटरफॉल्स यानी इसको आबशारें कहते हैं, आबशारें हैं, और आइसी लेक्स है यानी बर्फ़ से बने हुए जो है वो तालाब हैं, और इसके अलावा डीप वैलीज भी हैं, बहुत ही खूबसूरत पहाड़ों के अंदर दरमियान में बहुत खूबसूरत वादियाँ भी हैं, और इसी तरह पहाड़ भी हैं, और ये हर तरफ बहुत ही ठंड होती है. तो ये आपके साउथ की तरफ का इलाका बताया गया है. लोकेशन एंड नेबर्स. लोकेशन एंड नेबर्स. पाकिस्तान की लोकेशन क्या है और उसके नेबर्स में कौन कौन है. ठीक है. पाकिस्तान is in the southern part of the continent of Asia. यानी एशिया के बरे आज़म एशिया के जो है वो जुनूब की तरफ है आपका पाकिस्तान वाक़या. ठीक है. इट हैज़ एन एरिया ऑफ 7,96,095 स्क्वायर किलोमीटर. We share borders with Iran in the west. यानी हमारे वेस्ट की तरफ ईरान है, अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट, इसको हम कहते हैं शुमाल मगरिब की तरफ अफगानिस्तान है. चाइना इज इन द नॉर्थ ईस्ट, शुमाल मशरिक की तरफ चाइना है, एंड इंडिया इज इन द ईस्ट, और ईस्ट की तरफ यानी मशरिक की तरफ इंडिया है. टू द साउथ ऑफ पाकिस्तान इज द अरेबियन सी. ये पाकिस्तान के साउथ की तरफ यानी जुनूब की तरफ अरेबियन सी है. यहां पे आप इस मैप में पाकिस्तान को देख सकते हैं. दिस इज योर पाकिस्तान. ठीक है. आप देख लें ये चाइना है, इस तरफ ये ईस्ट है, इस तरफ चाइना है, और इसके बाद ये अफगानिस्तान है यहाँ पे ये इस तरफ ये ईरान है, इस तरफ इंडिया है, और ये जो ये एरिया है ये साउथ की तरफ है. यहाँ पे हमारे पास ये जो पानी आपको नजर आ रहा है ये समंदर है. तो ये सी जो है इसको अरेबियन सी कहते हैं. ये आपके जो साउथ की तरफ है. ठीक है. तो ये याद रखना है. हमारे पास हमारी नेबरिंग कंट्री कौन कौन से नेबरिंग कंट्रीज हैं? ईरान, अफगानिस्तान, चाइना एंड इंडिया. ठीक है. ये हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं. फ्रॉम द आगे पढ़ें इसको. फ्रॉम द साउथ वेस्टर्न टिप ऑफ द कंट्री टू द नॉर्थ ईस्टर्न टिप, यानी साउथ वेस्ट पे हमारे पास कौन है? आपने देखा था ना,
ईरान जो है वेस्ट की तरफ है, नॉर्थ वेस्ट की तरफ जो है वो आपके पास है अफगानिस्तान, नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो है वो आपके पास है जी चाइना। तो अब आप वो कहते हैं कि साउथ वेस्टर्न टिप ऑफ द कंट्री से लेके नॉर्थ ईस्टर्न टिप तक पाकिस्तान कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ ओवर 1800 किलोमीटर्स, यानी पूरा जो इसने ये बॉर्डर एरिया कवर किया हुआ है, सिर्फ टिप आप इसको देखें तो ये 1800 किलोमीटर्स पे है। ठीक है, लुक एट अ मैप ऑफ द वर्ल्ड you will see that our country is bigger than some countries but much smaller than many others। देखिए आपके नजर आ रहा है, देखिए अफगानिस्तान है, पाकिस्तान इससे तो थोड़ा बड़ा है, लेकिन ईरान भी पाकिस्तान से बड़ा है, इंडिया भी बड़ा है और चाइना तो बहुत बड़ा है। ठीक है, और लेकिन जो ये छोटे छोटे कंट्रीज नजर आ रहे हैं आपको, इसमें से कुछ कंट्रीज जो हैं ये पाकिस्तान से छोटे हैं। ये देखें ओमान, यमन, आप इसको गौर से देखिए तो आपको नजर आएगा कि पाकिस्तान कुछ कंट्रीज से बड़ा है। ये नेपाल नजर आ रहा है आपको, कुछ कंट्री से ये बड़ा है और बहुत सारे कंट्री से ये बहुत छोटा है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इज ओवर 207 मिलियन, यानी 207 मिलियन से ज्यादा पाकिस्तान की आबादी है। द पॉपुलेशन इज डाइवर्स इन टर्म्स ऑफ देयर लैंग्वेज, हैबिट्स, कस्टम्स एंड स्टाइल्स ऑफ क्लॉथिंग। यानी पॉपुलेशन जो है वो मुख्तलिफ है, उसमें कई किस्म की ज़बानें बोली जाती हैं, आदात के लिहाज से, रिवाज के लिहाज से और अपने जो कपड़े आपके ड्रेस है उसके स्टाइल के लिहाज से पाकिस्तान की पॉपुलेशन मुख्तलिफ है। वी मे बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर बट वी ऑल बिलोंग टू वन कंट्री। हम डिफरेंट तो हो सकते हैं एक दूसरे से, यानी पठान और तरह के कपड़े पहनते हैं, पंजाबी और तरह के कपड़े पहनते हैं, बलोचिस्तान वाले और तरह के, सिंध वाले और तरह के, कश्मीर वाले और तरह के, हम सब मुख्तलिफ हो सकते हैं, बट हमारा एक ही मुल्क है और हम एक ही कंट्री से बिलोंग करते हैं। एंड वी, आगे पढ़ लें, वी आर ऑल पाकिस्तानीज, हम सब क्या हैं, पाकिस्तानीज हैं। बेशक हमारे रस्म और रिवाज, हमारी जुबानें, हमारे जो लिबास हैं एक दूसरे से मुख्तलिफ हो सकते हैं, बट हम सब एक हैं और हम सब पाकिस्तानी हैं। द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान हैज ग्रोन रैपिडली। पाकिस्तान की पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है। दिस इज बिकॉज पीपल हैव लार्ज फैमिलीज and because more people live longer। इसका मतलब है कि इसका लोग जो है, इसकी वजह यह है आबादी की कि एक तो लोगों की बड़ी बड़ी खानदान बहुत बड़े बड़े हैं और इसलिए भी कि लोगों की उम्रें बहुत लंबी होती हैं। एवरी ईयर देयर आर आल्सो अ नंबर ऑफ पीपल हु मूव और माइग्रेट फ्रॉम पाकिस्तान to another country or move to Pakistan from somewhere else। यानी हर साल बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान से मूव करके किसी और मुल्क में चले जाते हैं और किसी और मुल्क से मूव करके पाकिस्तान में आ जाते हैं। The people of Pakistan follow different faiths, यानी पीपल ऑफ पाकिस्तान डिफरेंट अकीदे के लोग इसमें रहते हैं, बट the majority of the population is Muslim। यानी आबादी, ज्यादातर आबादी जो है वो मुसलमानों की है, मेजॉरिटी अक्सरियत मुसलमानों की है। इट इज रिप्रेजेंटेड इस तरह आपने इसको पढ़ना है, बाय द ग्रीन पोर्शन ऑफ द पाकिस्तानी फ्लैग। ये रिप्रेजेंट किया गया है पाकिस्तानी फ्लैग पे ग्रीन पोर्शन। ये जो आपका पाकिस्तानी फ्लैग का ये ग्रीन पोर्शन है, ये इस बात को शो करता है
कि ये सारी यानी 1/3 ऑफ और पॉपुलेशन इज, बल्कि 1/4 ऑफ, ज्यादातर आबाद 4th जो है 3/4 ऑफ और पॉपुलेशन इज Muslims and 1/4 of our all other belongs to all other religions. The minorities include Christians, Hindus, Parsis and Sikhs. जो minorities हैं जिसको ये वाइट कलर शो कर रहा है वो ईसाई, हिंदू, पारसी और सिखों पर मुश्तमिल होते हैं, and they are represented by the white portion of our national flag. ये मैंने आपको यहाँ तक बता दिया है। तो यहाँ से हम इतना ही पढ़ेंगे। अब हम इनके आपके पाकिस्तान के सूबों के बारे में पढ़ेंगे कि पाकिस्तान के सूबे कौन से हैं। जी स्टूडेंट्स, आज उस रीडिंग के साथ साथ हम एक क्वेश्चन करेंगे और वो अभी हमने पढ़ लिया है। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द नेम्स ऑफ द कंट्रीज दैट शेयर अ बॉर्डर विद पाकिस्तान। अभी मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान के कौन कौन से कंट्रीज जो हैं वो पाकिस्तान के साथ अपने अपने बॉर्डर उनके मिलते हैं, उनके नाम हम पढ़ लेते हैं दोबारा। आंसर में है चाइना, ईरान, इंडिया एंड अफगानिस्तान। चाइना, ईरान, इंडिया एंड अफगानिस्तान। स्पेलिंग याद हो जाएंगे ना अफगानिस्तान के, अफगानिस्तान, AFGHA, अफगानिस्तान। ठीक है, ये पाकिस्तान के साथ ही मिलता जुलता नाम है इस कंट्री का। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपने अपनी नोटबुक पे लिखना है और फिर लिखने के बाद उसको याद भी करना है। और नीट नोटबुक पे काम किया करेंगे आप, रफ नोटबुक पे काम नहीं करते, नीट नोटबुक पे काम करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर सेकेंड HOD क्लास ऑफ क्लास 4th। और आज आपका डे 6 स्टार्ट हो रहा है। डे 6 से हम साइंस का सब्जेक्ट शुरू करेंगे और साइंस के पीरियड में आप सबसे पहले अपनी बुक्स निकाल लीजिए। देखिए आपकी कितनी कलरफुल और खूबसूरत बुक है, न्यू ऑक्सफोर्ड प्राइमरी साइंस लेवल 4 बाय निकोलस हॉर्सबर्ग। और इस खूबसूरत सी किताब में से आज हम यूनिट नंबर 2 की रीडिंग स्टार्ट करेंगे और उसी के क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे। तो चलिए यूनिट नंबर 2 निकाल लीजिए। जी स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 2, फूड एंड अ बैलेंस्ड डाइट। फूड एंड अ बैलेंस्ड डाइट। यूनिट नंबर 2, फूड यानी खुराक, एंड अ और बैलेंस्ड, BALANCE बैलेंस, और आगे डी लगा दें तो बैलेंस्ड बन गया। बैलेंस्ड डाइट का मतलब होता है मुतवाजन ग़िज़ा, खाना, खुराक और मुतवाजन ग़िज़ा। फूड एंड अ बैलेंस्ड डाइट, बैलेंस्ड डाइट, फूड एंड अ बैलेंस्ड डाइट। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। फूड इज इम्पॉर्टेंट, फूड इज इम्पॉर्टेंट, फूड इज इम्पॉर्टेंट। खुराक बहुत अहम होती है। फूड गिव्स अस द एनर्जी, फूड गिव्स अस द एनर्जी। आप मेरे साथ साथ रीड किया करें ताकि आपको भी रीडिंग आ जाए। फूड गिव्स अस द एनर्जी टू वर्क एंड प्ले, टू वर्क एंड प्ले। खुराक ही हमें ताकत देती है काम करने के लिए और खेलने के लिए। When you do anything, when you do anything, when you do anything, anything, जब आप कुछ भी करते हैं, you use up energy, you use up energy, तो आप ताकत इस्तेमाल करते हैं। While you are sleeping, while you are sleeping, while you are sleeping, जिस दौरान आप सो रहे होते हैं, it seems, ऐसा महसूस होता है, as if you are doing nothing, as if you are doing nothing, it seems as if you are doing nothing, तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे आप कोई काम नहीं कर रहे, आप कुछ नहीं कर रहे। However, HOW, how, EVER, ever, however, however, your stomach, your stomach, stomach, इसको क्या पढ़ना है? stomach, stomach, stomach क्या होता है? मैदा, मैदा जिसमें आपकी खुराक जाती है, मैदा is
digesting, di ges gest, ting ting, di gest digest, di gest gest, ing digesting, digesting, digesting. However, your stomach is digesting food. ताहम आपका जो मैदा है वो डाइजेस्ट कर रहा होता है, हजम कर रहा होता है खुराक को. योर ब्रेन इज वर्किंग, योर ब्रेन इज वर्किंग, आपका दिमाग काम कर रहा होता है. योर लंग्स आर ब्रीदिंग, 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 दाल की आवाज है, ब्रीदिंग, आपके फेफड़े सांस ले रहे होते हैं. एंड योर हार्ट, एंड योर हार्ट इज बीटिंग, इज बीटिंग, और आपका दिल धड़क रहा होता है. ऑल ऑफ देम नीड एनर्जी टू वर्क प्रॉपरली, ऑल ऑफ देम नीड एनर्जी टू वर्क प्रॉपरली. इन सब चीज़ों को एनर्जी की, ताकत की ज़रूरत होती है प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से, सही तरीके से काम करने के लिए. ऑल फूड्स हैव डिफरेंट फूड वैल्यूज़, ऑल फूड्स हैव डिफरेंट फूड वैल्यूज़. तमाम जो खुराकें होती हैं उनकी मुख्तलिफ किस्म की अहमियत होती है. सम फूड्स हेल्प यू टू ग्रो, सम फूड्स हेल्प यू टू ग्रो, कुछ खुराकें आपकी मदद करती हैं आप बड़े होने में. सम फूड्स गिव यू एनर्जी, सम फूड्स गिव यू एनर्जी, और कुछ खुराकें आपको ताकत देती हैं. अदर फूड्स, other foods build up the fats in your body, other foods build up the fats in your body, other foods build up the fats in your body. और कुछ और तरह की खुराकें होती हैं जो आपके जिस्म में फैट्स को बनाती हैं. some foods help to build up particular, P-A-R-T-I, C-U-L-A-R, particular, 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 cells, cells. Some foods help to build up particular cells. और कुछ खुराकें हमारी मदद करती हैं कुछ खास तरह के पर्टिकुलर, कुछ खास, कुछ मखसूस सेल्स बनाने में. Some foods help, some foods help, कुछ खुराकें हमारी मदद करती हैं your body to fight against germs. Some foods help your body to fight against germs, against germs. कुछ खुराकें मदद करती हैं बॉडी की मुख्तलिफ किस्म की जरासीमों से लड़ने में. एंड और प्रीवेंट, prevent, P-R-E-V-E-N-T, vent, prevent infections, 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 I-N-F-E-C, fec, T-I-O-N-S, shunts, infections. और हमारी बॉडी की मदद करती हैं जरासीमों के खिलाफ और कुछ इन्फेक्शन से बचने के लिए. इफ़ यू ईट only one kind of food, if you eat only one kind of food, अगर आप एक ही किस्म का खाना खाते रहेंगे, it cannot do all these jobs, all these jobs. तो सिर्फ वही खुराक आपकी ये सारे काम करने में मदद नहीं कर सकती. So you need to eat a variety of foods to get all the nutrients, and you knew T-R-I, tree, E-N-T-S, nutrients, nutrients. So you need to eat a variety of foods to get all the nutrients you need. तो इसके लिए आपको ज़रूरत है कि आप वैरायटी ऑफ फूड्स की, खुराकों की बहुत सी किस्में खाएं ताकि आप मुकम्मल तौर पर जो है वो नशोनमा हासिल कर सकें, वो चीज़ें हासिल कर सकें जो आपकी बॉडी को जिनकी ज़रूरत है. When you eat all the proper foods,
व्हेन यू ईट ऑल द प्रॉपर फूड्स, जब आप हर तरह का बड़ा ही मुनासिब खाना खाते हैं, वी से यू हैव अ बैलेंस्ड डाइट, वी से यू हैव अ बैलेंस्ड डाइट, तो हम कहते हैं कि आपने मुतवाजन ग़िज़ा खाई है। अ बैलेंस्ड डाइट कीप्स यू हेल्थी, अ बैलेंस्ड डाइट कीप्स यू हेल्थी, और एक मुतवाजन ग़िज़ा या बैलेंस्ड डाइट आपको सेहतमंद रखती है, हेल्थी रखती है। अ बैलेंस्ड डाइट, अ बैलेंस्ड डाइट, बैलेंस्ड डाइट क्या होती है अब हमने ये पढ़ना है। अ बैलेंस्ड डाइट मीन्स ईटिंग द राइट वेराइटी ऑफ फूड्स in the right amounts. A balanced diet means eating the right variety of foods in the right amounts. Balanced diet से मुराद है कि सही मिकदार में खाने खाए जाएं, खुराक खाई जाए, और सही किस्म की खुराक खाई जाए सही मिकदार में। बैलेंस डाइट से मुराद है कि सही किस्म की या वैरायटी की खुराक खाई जाए, सही और मुनासिब अमाउंट्स में, मुनासिब किस्म की उनकी तादाद होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं खा लेना चाहिए और बहुत कम भी नहीं खाना चाहिए, मुनासिब दरमियाना रहना चाहिए हर तरह के खाने खाने में। ईटिंग अ बैलेंस्ड डाइट helps us to be fit and healthy. Eating a balanced diet helps us to be fit and healthy. अगर हम बैलेंस डाइट खाते हैं तो ये हमारी मदद करती है हमें बिल्कुल ही सेहतमंद और बहुत फिट रहने में, हमें हेल्थी रहने में, हमें सेहतमंद रहने में हमारी मददगार होती है मुतवाज़न ग़िज़ा या बैलेंस डाइट। टू ईट अ बैलेंस्ड डाइट अवॉइड junk food, junk food. To eat a balanced diet, avoid junk food. वो कह रहे हैं कि बैलेंस डाइट मुतवाज़न ग़िज़ा खाने के लिए ज़रूरी है कि हम जंक फूड ना खाएं। जंक फूड क्या होता है? जैसे बर्गर्स खाए जाते हैं, फ्राइज़ खाए जाते हैं, पिज़्ज़ाज़ कहते हैं उनको, वो खाए जाते हैं। इस तरह की चीज़ें जो आप बाज़ार से लेकर खाते हैं बहुत ज़्यादा रेडीमेड किस्म की, उनको जंक फूड कहते हैं। जंक फूड इज़ फूड दैट हैज़ अ लो न्यूट्रिशनल junk food is food that has a low nutritional value. जंक फूड ही एक इस तरह का खाना है कि जिसमें बहुत कम ग़िज़ाइयत होती है, बिल्कुल भी ग़िज़ाई मिकदार अच्छी नहीं होती, उसमें बहुत कम होती है। इट इज़ हाई इन फैट और शुगर, एंड लो इन फाइबर, प्रोटीन, vitamins or minerals. It is high in fat or sugar and low in fiber, protein, vitamins or minerals. अच्छा, ये जो जंक फूड होता है इसमें बहुत ज़्यादा फैट्स और शुगर्स होती हैं, चीनी होती है, बहुत ही इस तरह के एलिमेंट्स होते हैं जो सेहत के लिए नुकसानदेह हैं, और इसमें फाइबर नहीं होता, इसमें प्रोटीन नहीं होती, इसमें बहुत से विटामिन्स नहीं होते, मिनरल्स नहीं होते। तो ये एक ऐसी खुराक होती है। जंक फूड इज़ यूजुअली, ये क्या वर्ड है? यूजुअली जंक फूड इज़ यूजुअली हाई प्रोसेस्ड, प्रोसेस्ड। जंक फूड जो होता है वो बहुत ज़्यादा केमिकल से और मुख्तलिफ किस्म की उसमें चीज़ें इस्तेमाल होती हैं जिनसे वो बनता है। फिज़ी ड्रिंक्स एंड फास्ट फूड आर जंक फूड्स। फिज़ी ड्रिंक्स एंड फास्ट फूड आर जंक फूड्स। ये जो फिज़ी ड्रिंक्स, जैसे ये तस्वीर में भी आपको नज़र आ रही है, पेप्सी, कोको कोला, इस तरह की जो ड्रिंक्स होती हैं उनको फिज़ी ड्रिंक्स कहते हैं। ये और बाकी बर्गर्स, पिज़्ज़ाज़, पेस्ट्रीज़, केक्स, ये सब चीज़ें आप कह सकते हैं कि फ़ास्ट फूड में आता है कि जो आपको पैकेट वाले चिप्स जो होते हैं, आइसक्रीम्स होती हैं, ये आपको हेल्थी नहीं रहने देती। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपने डे 6 पर रीडिंग बार बार सुननी है ताकि आपको रीडिंग करनी आ जाए। और अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं जिसका आंसर आपने अपनी नोटबुक्स पर नोट करना है।
जी स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 2 फूड एंड अ बैलेंस डाइट का क्वेश्चन नंबर 1 आज डे 6 पर आप अपनी साइंस की नोटबुक्स पर नोट कीजिए और इसको जुबानी याद कीजिए। क्वेश्चन है व्हाई डू वी नीड फूड, हमें खुराक की जरूरत क्यों होती है। आंसर है वी नीड फूड टू गेट एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। वी नीड फूड टू गेट एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। वी नीड फूड टू गेट एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। तो इस आंसर को आप अपनी नोटबुक्स पे नोट भी कर लीजिए और इसको आज ही के दिन में जुबानी याद कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको सेकंड एचओडी क्लास में कंप्यूटर के पीरियड में वेलकम कहते हैं। आज कंप्यूटर का टोटली एचओडी का एज अ होल डे 6 है और कंप्यूटर का आज हम डे 1 का काम करेंगे। जी स्टूडेंट, 4 क्लास अपनी कंप्यूटर साइंस की बुक ओपन कीजिए। जी स्टूडेंट्स, अब आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 पायनियर्स ऑफ कंप्यूटर्स। पायनियर्स ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है, यानी कंप्यूटर्स के जो पायनियर्स थे जिन्होंने कंप्यूटर्स को इन्वेंट किया वो कौन थे। ठीक है, तो इसमें देखिए ये क्या कह रहा है, हेलो आई एम विज, हु आर यू एंड व्हाट इज दिस डिवाइस। ये पूछ रहा है कि मैं विज हूं और इनसे पूछ रहा है कि तो आप कौन है और ये डिवाइस क्या है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं हेलो विज, आई एम ब्लेस पास्कल, आई एम ब्लेस पास्कल, दिस इज माई इन्वेंशन, आई कॉल इट पास्कलाइन। पास्कलाइन, it has 8 movable dials. It has 8 movable dials. I use them to add and subtract. यानी ये जो आपको डिवाइस नजर आ रही है ये पास्कलाइन है जो सबसे पहले ब्लेस पास्कल ने इन्वेंट की। ये उसके इन्वेंटर हैं और ये इसको कह रहे हैं कि मैं ब्लेस पास्कल हूँ और मैंने ये मेरी इन्वेंशन है और ये एक डिवाइस है जो कि जिसके ऊपर 8 जो हैं वो मूवेबल डिवाइसेस लगी हुई हैं, डायल्स लगे हुए हैं और ये ऐड और सब्ट्रैक्ट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, अब आप मेरे साथ साथ पढ़िएगा। ब्लेस पास्कल, ब्लेस पास्कल, अ फ्रेंच मैथमेटिशियन एंड फिजिस्ट, 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 French mathematician and physicist, invented an early mechanical calculator, mechanical, M-E-C-H-A-N-I-C-A-L, mechanical, calculator, calculator, calculator called the Pascaline. ये मैकेनिकल कैलकुलेटर था जिसको पास्कलाइन कहते हैं। इन 1642 to help his father, a tax collector, calculate taxes, calculate taxes. Hello Miss, I am Gottfried Leibniz. Gottfried Leibniz. I worked on Pascal's ideas and invented this machine. अब ये जो है ये विज जो उनसे पूछ रहा है बच्चा तो उसको बता रहे हैं कि मैं तो गॉटफ्राइड लेबनीज हूँ और मैं पास्कलाइन के आइडियाज पे ही मैंने काम किया, पास्कल्स के आइडियाज पे काम किया और ये वाली मशीन जो है मैंने इन्वेंट कर दी। ठीक है, ये है लेबनीज कैलकुलेटर। What can your machine do? उनसे पूछ रहे हैं कि आपकी मशीन क्या करती है। तो ये क्या कह रहे हैं, It can multiply and divide. It can multiply and divide. आपको याद है ना कि पास्कलाइन जो है वो तो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करती थी, तो विज ने लेबनीज ने क्या किया, उन्होंने एक और मशीन इन्वेंट की जो कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करती थी। अब क्या कह रहा है विज, आई रिमेंबर now the binary number system you created will be used in the future in all digital computers.
ठीक है। तो ये नहीं बाइनरी सिस्टम भी है, वो कहते हैं, जो कि आपने क्रिएट किया, आपने बनाया, और मैं इसको याद रखूंगा, जो आने वाले कंप्यूटर्स होंगे फ्यूचर में, वो उसमें ये काम आएगा। ठीक है, अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं। कौन थे ये गॉटफ्राइड लिबनिज? इन 1673 Gottfried Leibniz, a German philosopher and mathematician का वर्ड हमने पहले भी पढ़ा है, invented the first mechanical calculator. The first mechanical calculator. He called it the stepped reckoner. The stepped reckoner. उन्होंने उस फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर इन्वेंट किया और उसको उन्होंने कहा स्टेप्ड रिकॉर्नर। ठीक है, यहां तक आपकी आज की रीडिंग थी। अब हम क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। जी स्टूडेंट, देखिए आपके पास चैप्टर नंबर 2 है पायनियर्स ऑफ कंप्यूटर्स, और क्वेश्चन नंबर 1 है चैप्टर 2 का, हु वाज Blaise Pascal and what did he invent? Who was Blaise Pascal and what did he invent? Blaise Pascal कौन थे और उन्होंने क्या इजाद किया? ठीक है, अभी हमने पढ़ा ना उनके बारे में। Blaise Pascal a French, वो नहीं लिखना, Blaise Pascal was a, यहां पे ऊपर लिखेंगे, was a French mathematician and physicist. He invented an early yearly नहीं होगा, EARRY, early mechanical calculator called Pascaline. इसको फिर पढ़ते हैं। Blaise Pascal was a French mathematician and physicist. He invented early mechanical calculator called Pascaline. ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपने अपनी नीट नोटबुक पर लिखना है और उसको फिर याद करना है विद स्पेलिंग। ठीक है, तो ये आपका आज का काम था।